जावास्क्रिप्ट। अगर आपको जावास्क्रिप्ट का जे भी नहीं आता हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। यहाँ मैं मनीषा जो आपको जावास्क्रिप्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस बताने वाली हूँ। अगर आपको आता भी है जावास्क्रिप्ट तो भी आप मेरे वीडियो पे आए हैं, तो आप एक बार ये इस वीडियो को देख सकते हैं कि जो भी आप पढ़े हैं वो आपका अच्छे से और रिवाइज हो जाए। तो वेलकम करती हूँ आपका लर्न एंड कोड पे। तो चलिए हम लोग विस्तार रूप से बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो उनको एचटीएमएल और सीएसएस आता होगा, और अगर नहीं भी आता तो मैंने उनका भी ये वीडियो दे रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, तो हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं जावास्क्रिप्ट का। तो मैं जावास्क्रिप्ट को एक एग्जांपल के हेल्प से आपको डिस्क्राइब करना चाहती हूँ कि अ, जैसे एक वेब पेज हम लोग बना लिए एचटीएमएल के हेल्प से और सीएसएस के हेल्प से। तो हम लोग का वो जो वेब पेज है वो देखने में बहुत गुड लिख और वो बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ अ, है कि अगर वो वेब पेज अगर एक्शनेबल नहीं हो, अगर वो ये वेब पेज में हम लोग कोई भी बटन नहीं क्लिक कर पाए, कोई भी फ़ील्ड को नहीं फ़िल कर पाए, और जो हम लोग सबमिट करने के बाद अगर वो हम लोग का इन्फॉर्मेशन कहीं और नहीं जाए, तो हम लोग का जो वेब पेज है वो मतलब बस एक दिखाने के लिए हो जाएगा। लेकिन वेबसाइट्स में क्या होता है कि हम लोग कोई भी पेज पे जाते हैं तो वो टोटली रिस्पॉन्सिव रहता है, और ये जैसे ही हम लोग अपना डेटा डालते हैं वो एक ये जिस पेज में डालते हो सबमिट होता है, हम लोग का नेक्स्ट पेज आ जाता है। तो इतना सब कुछ होता है, तो ये सब चीज़ के पीछे कोई ना कोई तो ये मैकेनिज़्म, कोई ना कोई तो इंजन कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहा होगा। तो जी हाँ, इसके पीछे हम लोग का काम करता है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट आज के डेट में हम लोग फ्रंट एंड में भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे कोई भी एक वेब पेज हम लोग बना लिए एचटीएमएल और सीएसएस के मदद से, उसको एक्शनेबल और उसको डायनेमिक बनाने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। और अब तो जावास्क्रिप्ट का बहुत सारा फ्रेमवर्क भी आ गया है मार्केट में। जैसे अभी बहुत ट्रेंडिंग में रिएक्ट जेएस चल रहा है। तो मैं और अब जो जावास्क्रिप्ट है वो बैकएंड में भी यूज़ होने लगा है। जैसे हम लोग नोड जेएस यूज़ कर रहे हैं, और हम लोग ये जावास्क्रिप्ट जो है वो उनका एक बेसिक हब है। तो चलिए थोड़ा-सा हम लोग इसमें इन ये हुआ इसका एक छोटा-सा बस इंट्रोडक्शन। मैं एक चीज़ आपको ये गूगल से दिखाना चाहूँगी कि अगर एक कोई ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, मान लीजिए मैंने एक किसी भी ये वेबसाइट का, जैसे मैं ले लेती हूँ कोई भी एक वेबसाइट ले लेती हूँ, ठीक है? रैंडमली कोडिंग देखते हैं जो भी आता है। W3 स्कूल का ही ले लेती हूँ, चलो मैं एक वेबसाइट W3 स्कूल का लेती हूँ। आपको तो पता ही होगा कि W3 स्कूल जो भी कोडिंग या ये मतलब सीखना चाहते हैं उसके लिए ये अच्छा प्लेटफ़ॉर्म। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है साइन अप। तो मैं एक सिंपल सा आपको चीज़ ये दिखाना चाहती हूँ कि जावास्क्रिप्ट हम लोग का कहाँ यूज़ हुआ। देखिए, जैसे मैंने इसमें कुछ भी नहीं भरा और मैं इसे सीधे जाके साइन अप करती हूँ, तो क्या ये ले लेगा या नहीं लेगा? तो अब हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा ना, प्लीज़ फिल इन ऑल द फील्ड्स। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ कैसे लिखाया? तो ये चीज़ आया जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, ठीक है? तो मैं यही, और अगर ये यहाँ पर ये सिंपली मैंने अपना ये मेल आईडी डाल दिया, जो मुझे पासवर्ड चाहिए वो डाल दिया, अपना फर्स्ट नेम डाल दिया या अपना लास्ट नेम डाल दिया, तो ये आराम से ले लेगा। लेकिन फिर भी ये लिख रहा है कि प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। तो इसका ये मतलब है कि जावास्क्रिप्ट जो है यहाँ पे काम कर रहा है, जो कि मुझे ये मैसेज दे रहा है। अगर मैं इसमें सही-सही डिटेल डाल दूँ तो यहाँ पे साइन अप हो जाएगा,
और मैं इसके नेक्स्ट पेज में चली जाऊंगी जो कि एक खुलेगा लॉगिन पेज। ठीक है, तो अब हम लोग अपने वीएस कोड पे आते हैं और एक मैं टेक्स्ट फाइल ले लेती हूँ। तो जावा स्क्रिप्ट एक मैं यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट लिख लेती हूँ, बाकी मैं इट लिख लूंगी। जावा स्क्रिप्ट, तो इट इज डायनेमिक लैंग्वेज। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो यू आर फ्री टू आस्क मी एनीथिंग अबाउट दिस टॉपिक। ओके, फिर उसके बाद है इट इज डायनेमिक लैंग्वेज, फिर इट इज क्लाइंट साइड। अच्छा, मैं इस लाइन को भी अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। इट इज क्लाइंट साइड लैंग्वेज। ठीक है, तो क्लाइंट साइड लैंग्वेज कहने का क्या मतलब है? तो जावा स्क्रिप्ट जो है वो हम लोग क्लाइंट साइड में यूज करते हैं, ये हमारे पेजेस को डायनेमिक बनाने के लिए। अब तो जो जावा स्क्रिप्ट है वो सर्वर साइड पे भी यूज हो रहा है, जैसे हम लोग अभी यूज करते हैं नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, तो वो सब सर्वर साइड पे है। तो जावा स्क्रिप्ट अब उन उसमें भी यूज होता है, लेकिन ये जो जावा स्क्रिप्ट है, तो हम लोग अभी ये बात कर रहे हैं क्लाइंट साइड का। हम लोग एक वेब पेज बना लिए, लेकिन हम लोग का जो बटन है वो फंक्शनेबल नहीं हो रहा है, या फॉर्म बनाए तो उसमें कोई भी डेटा नहीं ले रहा है, या अगर कोई कुछ डाल रहा है तो उसमें कोई भी मैसेज नहीं दे रहा है। तो हम लोग का जावा स्क्रिप्ट अपने पेज को बहुत डायनेमिक बना देता है। ठीक है, अब उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट लेती हूँ। ये इट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड इज लाइट वेट। ठीक है, ये एक इट इज ऑब्जेक्ट इट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड इट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये एक ऑब्जेक्ट ये बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। ठीक है, और ये जावा स्क्रिप्ट जो होता है वो वो एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज होता है। इट इज इंटरप्रेटर लैंग्वेज। अभी हम लोग आने वाले टॉपिक्स में या वीडियोस में देखेंगे कि अगर जावा स्क्रिप्ट के किसी भी ये लाइन में आप गलत कोड लिख दो, गलती हो जाए, तो वो एरर दे देता है, वो आपको नेक्स्ट लाइन पे जाने ही नहीं देगा, मतलब वो एरर शो करेगा। और ये वो आपको ये जो हम लोग का ये वीएस कोड है उसमें तो करेगा ही, प्लस जब हम लोग उसको एग्जीक्यूट भी कर देंगे तो सेम सेम एरर वहां भी दिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब मैं जावास्क्रिप्ट का थोड़ा ओरिजिन का बात करती हूँ कि ये 1995 में आया था। तो 1995 से 2015 तक ये मतलब था, लेकिन ये ज़्यादा पॉपुलर ये नहीं था, और इसका जो वर्क था वो डिफरेंट था। अब 2015 के बाद ये ये जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गया है और बहुत एडवांस हो गया है। और ये 2000 ये 15 के पहले इसे ES6 में भी बाँटा जाता था। फिर उसके बाद मैं एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो किस इंजन पे काम करता है। तो ये V8 इंजन पे काम करता है। जैसे किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए हम लोग को एक इंजन चाहिए होता है, वैसे जावा स्क्रिप्ट को भी चलाने के लिए एक इंजन चाहिए होता है। जैसे मैं यहाँ पे गूगल पे आपको दिखा कि गूगल क्रोम जो है वो जावा स्क्रिप्ट V8 इंजन का यूज करता है। जावा स्क्रिप्ट V8 इंजन का यूज करता है, ये देखिए। जैसे यहाँ पर मैंने अभी खोल के रखा था V8 इंजन, तो ये देखिए V8 इज जावा ओपन सोर्स हाई परफॉर्मेंस जावा स्क्रिप्ट एंड वेब असेंबली इंजन है। तो जो ये गूगल है वो एक ओपन सोर्स जावा स्क्रिप्ट और वेब असेंबली का इंजन है। तो ये V8 जावास्क्रिप्ट यहाँ पर यूज होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ये देखने वाले हैं अब ये जावा स्क्रिप्ट में जितने भी सिंटेक्स होते हैं, जावा स्क्रिप्ट सिंटेक्स एंड
जावा स्क्रिप्ट यूज्ड यूज नहीं वर्क ऑन मोस्ट ऑफ द ब्राउज़र ठीक है। जैसे ये क्रोम हो गया, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, या आप ये ओपेरा मिनी ले लो या याहू ले लो या फिर बिंग ले लो, तो कहीं भी जावा स्क्रिप्ट के जो सिंटेक्स है वो काम करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने ये इस फाइल पे, जिसका मैंने नाम लिखा ये रखा है js.html, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट का भी फाइल बना सकते हैं। उसमें एक ऐसे हो जाएगा, मैं उसका अगर लूँ तो js स्क्रिप्ट, ये एक अलग से स्क्रिप्ट का फाइल बन जाएगा। ये देखिए, js.script का एक फाइल बन गया, लेकिन मुझे अभी अलग से नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन मुझे अभी अलग से नहीं लेना है, मैं इसी में। तो हम लोग को अगर अपने ये एचटीएमएल फ़ोल्डर में जावास्क्रिप्ट को डालना है, तो हम लोग कैसे डालेंगे? तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट ले लेंगे, ठीक है? स्क्रिप्ट ले लेंगे। तो अब इसके अंदर हम लोग जितना भी ये कोड डालेंगे या फिर सिंटेक्स डालेंगे या कुछ भी लिखेंगे, तो ये कहाँ जाएगा? जावास्क्रिप्ट के अंदर जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट को हम लोग बॉडी के अंदर ही लिखते हैं, लेकिन ये एक स्क्रिप्ट के अंदर ही जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पर मुझे कुछ लिखना है, तो हम लोग इसमें कैसे लिख सकते हैं? तो हम लोग इसमें डायरेक्ट कुछ भी टेक्स्ट नहीं लिख सकते हैं, या फिर हम लोग एचटीएमएल का यूज़ नहीं कर सकते हैं इसमें, ये एरर दे देगा। जैसे मैं h1 लेके मैं कुछ लिखना चाहूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक h1 टैग ले लिया और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ लिखूँ, तो ये मुझे एरर देगा। देखिए, जैसे ये हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा, मैं अपना नाम लिखती हूँ, चैनल का ही नाम लिख देती हूँ, लर्न लर्न एंड कोड, ठीक है। अब इसको बंद कर देते हैं। देखिए ये एरर आता है कि नहीं, ये एरर आएगा। तो हम लोग इसे सेव करते हैं और देखते हैं अपने इसमें कि यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर कुछ भी नहीं ना आया, वो लेगा ही नहीं, वो एरर देगा। यहाँ पे अगर हम लोग ये इंस्पेक्ट में भी जाकर देखें, तो ये देखिए यहाँ पर ये एक एरर दिखाएगा। कंसोल में जाकर देखेंगे, एक एरर दिख रहा है एरर है, सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो इसका मतलब यही है कि हम लोग ये जावा स्क्रिप्ट वाले लाइन में ये और कुछ नहीं लिख सकते हैं, ना आप एचटीएमएल लिख सकते हो, ना सीएसएस लिख सकते हो। ऐसे हम लोग इसमें लिख सकते हैं, जैसे इसमें एक आता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब इसके अंदर हम लोग को जो भी टेक्स्ट लिखना वो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक ये मार्क लेंगे। अब इसके बीच में आपको जो भी चीज़ लिखना है आप लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखती हूँ वेलकम टू लर्न एंड एंड कोड, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये आता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर आ गया। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। अब मैं इसी लाइन को 2-3 बार कॉपी करती हूँ और फिर देखती हूँ कि क्या होता है, ये लेता है कि नहीं लेता है।
अब बहुत के मन में आता है ना कि एक एक लाइन तो चलो लिख दिया, लेकिन बात का लेगा कि नहीं देखते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब कंट्रोल एस करते हैं, अब जाके देखते हैं कि क्या हुआ। तो देखिए ये सारा ले लिया, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये है कि ये अलग-अलग लाइन में नहीं लिया है। हम लोग वहाँ पर क्या किए हैं, अलग-अलग लाइन में लिखे हैं, पर वो अलग-अलग लाइन में लिया नहीं है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, तो हम लोग यहाँ पर ये ब्रेक लगाते हैं, ठीक है? बाकी में कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या हुआ। तो ये देखिए हम लोग का अलग-अलग लाइन में ये चारों आ गया है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोग ये नोटिस किया यहाँ पर कि ये देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे हम लोग एचटीएमएल, सीएसएस में लिखते हैं और उसे डिज़ाइन करते हैं, तो ये वैसा नहीं लग रहा है। तो बिल्कुल सही आप लोग पकड़े हैं। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो लिखने के लिए नहीं है, यहाँ पर हम लोग फंक्शंस को यूज़ करके एक्शन लगाते हैं, पेज को डायनेमिक बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जावास्क्रिप्ट को एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसीलिए कहा गया है कि हम लोग यहाँ पर जितना भी अपना सिंटैक्स लिखते हैं, तो हम लोग का वेब पेज को एक्शनल मोर से मोर ज़्यादा ये फंक्शन हो उसके लिए। तो ये हम लोग का अभी उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग एचटीएमएल, सीएसएस के साथ लिखते तो ये और अच्छा लग रहा है। तो इन शॉर्ट मैं इतना बोलना चाहूँगी कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो सिंटैक्स लिखने के लिए बहुत अच्छा है, और हम लोग अब ये वही देखने जा रहे हैं कि इसमें अब क्या-क्या हम लोग और कर सकते हैं। ठीक है? तो इसमें आने वाले ये वीडियोज़ में हम लोग देखने वाले हैं, मैं एक बार आपको बता दूँ। अ ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल्स देखने वाले हैं। फंडामेंटल्स, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर, फिर उसके बाद डेटा टाइप्स, ठीक है? फिर उसके बाद वेरिएबल्स, फिर उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटर्स। जावास्क्रिप्ट एक बहुत ईज़ी लैंग्वेज है, अगर आप लोग समझ लिए और इसके कोड पे अगर कमांड हो गया थोड़ा बहुत भी, तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि हम लोग अपने पेज को जितना अच्छा से अच्छा हो सके उतना इम्प्रूव कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प से। बस इसमें एक ही चीज़ हम लोग को चाहिए होता है, वो होता है कंसिस्टेंसी। तो जो स्टूडेंट या जो एस्पिरेंट, ठीक है, जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर जो कॉलेज में है या फिर किसी भी फेज़ में है, तो अगर वो इस चीज़ पे कंसिस्टेंट रहें और मन लगा के अगर इसे सीखे और इस पे इम्प्लीमेंट करें, तो हम लोग अपना फ्रंट एंड प्लस बैक एंड दोनों को अच्छा अच्छा एकदम नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट एक ऐसा बेसिक है कि जिसको सीखने के बाद हम लोग रिएक्ट जेएस ईज़िली सीख जाएँगे। एंगुलर जो है उसमें भी जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट यूज़ होता है, उसको भी ईज़िली, क्योंकि वो सब क्या है, वो एक फ्रेमवर्क है, लेकिन उसमें काम कौन कर रहा है, जावा स्क्रिप्ट। नोड जेएस में क्या है कि वो एक ये लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है, तो उसमें काम कौन कर रहा है, जावा स्क्रिप्ट। तो इसको सीखना बहुत ईज़ी है, बस इसमें जावास्क्रिप्ट आपसे इतना ही डिमांड रखता है कि आप उसके साथ कंसिस्टेंट बने रहो, ठीक है? तो लूपिंग स्टेटमेंट के बाद हम लोग देखेंगे एरे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट्स, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शन, ठीक है? तो आइए एक बार हम लोग देखते हैं इसमें अपने अब हम लोग एचटीएमएल फाइल पे चलते हैं, तो मैं एक सिंपल सा एक सिंटैक्स लिखना चाहूँगी। तो एक वेरिएबल ले लेती हूँ, जैसे वेरिएबल नेम इक्वल्स टू बनी ले लेते हैं, बनी। मैंने यहाँ पे एक लाइन ले लिया है, ये var नेम इक्वल्स टू बनी। तो हम लोग देखते हैं कि ये नेम क्या है, बनी क्या है, हम लोग
जावास्क्रिप्ट में कुछ भी लिखते हैं उसका कुछ ना कुछ सिंटेक्स उसका मतलब ज़रूर होता है। तो यहाँ पर जो नेम है, ये हो गया यहाँ पर क्या आइडेंटिफायर, यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख देती हूँ हटा दूँगी फिर आइडेंटिफायर, ठीक है? और जो ये बनी है ये वो क्या हो गया हम लोग का, तो वो हो गया हम लोग का डेटा टाइप्स, ठीक है? अभी मैं बस एक चीज़ बता रही हूँ आपको, फिर आने वाले ये वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कि ये विस्तार रूप से देखें कि इसमें और क्या-क्या हो सकता है। और जो यहाँ पर वर है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है? अब ऐसे ही हम लोग और भी चीज़ें देख सकते हैं। मैं ये दोनों को भी हटा देती हूँ। हम लोग जाके सीधे कंसोल में देखेंगे। ये वेरिएबल ऐज इक्वल्स टू कितना ऐज है, तो ये कौन-सा डेटा टाइप हो जाएगा? ये नम डेटा टाइप हो जाएगा, ठीक है? ऐज इसका 10 है, फिर वेरिएबल टेम्परेचर देखना है, तो वेरिएबल टेम्परेचर इक्वल्स टू 34 अ, 34 ही ले 35 ले लेते हैं। फिर उसके अब हम लोग एक बार इसको कंट्रोल एस करके जाते देखें, यहाँ पर जितना भी ये आइडेंटिफायर्स लिए हैं और जितना भी हम लोग का डेटा टाइप्स है, तो इसको हम लोग कंसोल में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अपना कंसोल में एक बार चलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ठीक है? यहाँ पर अगर हम लोग नेम लिखते हैं, तो हम लोग को ये बनी देगा। नेम एंटर बनी दे दिया। अब हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर लिखते हैं, तो ये हम लोग को टेम्परेचर दे देगा 35। अब मैंने वहाँ पर एक एवरेज लिया था, तो वो भी दे देगा 10, है ना? तो इस हिसाब से हम लोग कंसोल में जाके ये सब चीज़ें भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ एवरेज एवरेज टेम्परेचर, तो देखते हैं क्या होगा। नहीं, ये मैंने कोई सिंटेक्स नहीं डाला था, इसीलिए ये नहीं ले रहा है। तो हम लोग कंसोल में जाके चेक कर सकते हैं इसको। तो ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट वीडियोज़ में देखने वाले हैं ये आइडेंटिफायर और डेटा टाइप्स, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मिलते हैं ये नेक्स्ट पार्ट में, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।